हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और ये 32nd टेस्ट था आज इसका। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मेंटोर डॉक्टर SP सिंह सर का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 101 में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेंड्रल्स ऑफ कोकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंशिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथीज एंड थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। तो थॉर्न्स ऑफ सिट्रस हम लोगों को पता है ये किसका, ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होंगे। और ये क्या हुआ, स्टेम का मॉडिफिकेशन। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपुंशिया, ये क्या है, ये फिल्लोक्लैड बोलते हैं इसको। और ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रल्स ऑफ कोकुम्बर, ये भी स्टेम के मॉडिफिकेशन से, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होंगे स्टेम। पिक्चर ऑफ नेपेंथीज, नेपेंथीज क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्ट्स पे फीड करेगा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर जो पिक्चर है ये बनता है लीफ के मॉडिफिकेशन से। तो आंसर यहाँ पर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। The catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by। तो इसमें कैटालिटिक एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं Km वैल्यू। Km क्या है, ये मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ये सिंपल मिकेलिस कांस्टेंट। और ये Km वैल्यू क्या होती है, ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है एट विच हाफ ऑफ द Vmax इज अचीव्ड। ये एक्स एक्सेस पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सेस पर Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर सपोज मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर है तो ये हाफ ऑफ द Vmax हो गया। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पर हाफ ऑफ द Vmax अचीव हो जाएगा इसको बोला जाएगा Km वैल्यू। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर ये अचीव हो रहा है तो इसी को बोलेंगे Km वैल्यू। तो Km वैल्यू जितना कम होगा, Km वैल्यू जितना कम है इसका मतलब हाफ ऑफ द Vmax उतनी ही जल्दी मिलेगा। तो इससे हमें कंपेयर कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, कैटालिटिक एफिशिएंसी। तो थर्ड आंसर यहाँ पर होना चाहिए Km वैल्यू। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, 2n+1 कंडीशन होगी। 21 ऑटोसोमल ट्राइसोमी है ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी। अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, ये थैलासीमिया दो टाइप के दिए हुए हैं यहाँ पर। अल्फा का जो जीन है वो किस पे होता है, 16 क्रोमोसोम पर। बीटा थैलासीमिया का जीन होता है 11th क्रोमोसोम पर। जो अल्फा थैलासीमिया है इसका 16th क्रोमोसोम पर दो जीन्स हैं और इनके 4 एलील्स हुए, HbA1 और ये HbA2। और जो 11th क्रोमोसोम पर है इसका एक ही जीन होगा, इसके दो एलील्स होंगे, HbB। तो इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और इसमें बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन अफेक्टेड होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये ट्राइसोमी है, लेकिन यहाँ पर ट्राइसोमी किसकी है, सेक्स क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम। तो ये आंसर हुआ सेकंड। तो यहाँ पर A इज थर्ड, B इज फोर्थ, C इज फर्स्ट एंड D इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। 104 में व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन। NAD+ जो होगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। ये NAD2H में चेंज हो जाता है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम बोला जाएगा इसको। जहां कहीं पर भी रिडक्शन रिएक्शंस होंगी वहां पर ये हाइड्रोजन डोनर का काम करेगा।
तो it functions as an enzyme, it functions as an electron carrier, it is a nucleotide source for ATP synthesis, it is the final electron acceptor for anaerobic respiration. तो यहाँ पर it NAD2H या NAD इसका फुल फॉर्म हुआ निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स, इट इज फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105th। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। टीसीए साइकिल के जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल भी बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। ये सही स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की जरूरत कहां पड़ती है? जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनता है, FAD2H हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पर FAD प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये FAD2H में चेंज होता है। एंजाइम यहाँ पर होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये वाला जो एंजाइम है ये मेम्ब्रेन बाउंड है इनर मेम्ब्रेन से। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसॉल, ये भी सही दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, ये भी ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और इसकी क्लीवेज होगी। तो क्लीवेज में यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर चेंज होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और यहाँ पर ये NAD2H बनता है इस स्टेप में। तो जब तक NAD यहाँ पर मिलता रहेगा, ये इसमें कन्वर्ट होता रहेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, फिर आगे चल करके पायरुविक एसिड। तो ये स्टेटमेंट सही था, ये यहाँ पर गलत। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट कॉजेज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज? तो लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड side to grow faster. Oxygen accumulates on the shaded side, stimulating greater cell elongation there. तो ये ठीक है, ऑक्सीजन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन किधर होता है? तो ये जिधर लाइट का सोर्स है उसके अपोजिट साइड में। और ये रिस्पॉन्सिबल, ये ऑक्सीजन जो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है डिफरेंशियल ग्रोथ के लिए, डिफरेंशियल ग्रोथ। इधर डिवीजन ज़्यादा होगा, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इस वजह से यहाँ पर लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, इधर कम, तो ये बेंडिंग हो जाएगी इधर की साइड। और इसी को ये कर्वेचर टेस्ट, अवेना कर्वेचर टेस्ट, ये बायोएसिड टेस्ट था जिससे ये पता लगाया गया था, क्वांटिफाई किया गया था ऑक्सीजन का। तो ये यहाँ पे आंसर सही दिया हुआ है। ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक। तो इसमें मैकेनिज्म जो दी है वो ये, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड stimulating greater cell elongation there. Now we move to other question, question number 107. Which one of the following statements regarding post fertilization development in flowering plants is incorrect? यहाँ incorrect statement, तो ovules develop into embryo sac, यहाँ पर ये ovule है, इसके अंदर ये होता है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में ये एंटीपोडल्स, ये यहाँ पर सेंट्रल सेल, और ये एग अपरेटस, ये फ्यूनिकल स्टॉक जो है जो प्लेसेंटा से इसको अटैच करेगा।
तो ओव्यूल्स चेंज हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड, और ओवरी जो होगी वो जिसमें ये ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट। ओवरी वॉल जो होती है वो पेरिकार्प में, और ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में क्या चेंजेस होंगे, तो जो एग सेल थी ये फर्टिलाइज हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनेगा जाइगोट, मेल गैमीट के साथ मिलकर के जाइगोट, और जाइगोट चेंज होगा एम्ब्रियो में, और ये जो बाकी सिनर्जिड्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंटीपोडल्स भी डीजनरेट हो जाते हैं, सेंट्रल सेल ये चेंज हो जाती है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म, तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट सही दिया हुआ है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सही दिया हुआ है, सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म ये भी सही दिया हुआ है। सिर्फ गलत क्या था, ओवरी डेवलप्स इनटू ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, ये गलत है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस तो दोनों ही क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस इज प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या हुआ, ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके लिए वैसे ही बोला जाता है, इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्टेम, रूट, लीफ, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट को प्लांट डेवलप हो तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी ये भी कौन सा हुआ, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या बनेंगे, क्लोन्स, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो पेरेंटल प्लांट के ही आइडेंटिकल होंगे। तो बोथ आर एप्लीकेबल ओनली टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स, ये गलत है। बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बोथ अकर राउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, तो ये यहाँ पर सही है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, secretions from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes। और ऑप्शन दिए हुए मेल एसेसरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सारे के इसमें फ्रक्टोज जो है इसी से समझ में आ रहा है, फ्रक्टोज सिर्फ दिस इज प्रेजेंट इन सीमेन एंड इट इज द ओनली बॉडी फ्लूइड जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, ओनली बॉडी फ्लूइड विद फ्रक्टोज। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस कट हो गए, सिर्फ मेल एसेसरी ग्लैंड्स होगा। तो फ्रक्टोज किससे, फ्रक्टोज आता है सेमाइनल वेसिकल से, एसेसरी ग्लैंड्स जो है सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो सेमाइनल वेसिकल। और इसके अलावा कैल्शियम, तो कैल्शियम आएगा प्रोस्टेट से। आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील्स। तो टू आइडेंटिकल एलील्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, डोमिनेंट, हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव भी। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म क्या होगा, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा केस है, तो ये डिफरेंट पेयर ऑफ फैक्टर्स या डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स, इसको हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट, small t mates with capital T small t, what will be characteristic of offspring। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर टेस्ट क्रॉस, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस में
और जिसका जीनोटाइप डिसाइड करना हो तो इसी को टेस्ट क्रॉस, तो ये सिमिलर टू टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर 50% कैसे होते हैं, टॉल होंगे और 50% डॉर्फ। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 1:1। तो यहाँ पर 50% रिसेसिव, सेकेंड आंसर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। Which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency? 50% recombination frequency, maximum recombination। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन मतलब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा, जीन्स जो होंगे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं, जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इसके अलावा ये अगर ये सेम क्रोमोसोम पर भी हैं तो ये एक्सट्रीम एंड्स पर होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर दो जीन्स। तो इनके बीच में लिंकेज कैसा होगा, लिंकेज वीक होगा। तो जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही है, और इनके बीच में ए और बी अगर एक्सट्रीम एंड्स पर हैं तो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉसओवर्स पॉसिबल हैं। तो ये सही है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर इन एवरी मियोसिस, ये भी सही है। द जीन्स मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जीन्स में बी ऑन डिफरेंट, ये भी सही है। जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ये गलत है, ये टाइटली लिंक्ड नहीं हो सकते। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। In order to find out the different types of gametes produced by a pea plant having the genotype capital A small a capital B small b, it should be crossed to a plant with the genotype। तो different types of gametes पता लगाने हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चार तरीके के गैमीट्स बनाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी। अब ये चार टाइप के गैमीट्स हैं, इनको कैसे पता लगा सकते हैं, तो जब इनको क्रॉस किया जाए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो यहाँ पर एक टाइप का गैमीट बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये चार टाइप के जीनोटाइप्स बनाएगा। ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, और ये सिर्फ इसी कंडीशन में पॉसिबल है। अगर ये लिया जाएगा तो यहाँ पर चार डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स नहीं बनेंगे, ना ही इसमें बनेंगे और ना इसमें। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। हीमोफिलिक मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमन, हीमोफिलिक मैन, ये नॉर्मल वुमन के साथ शादी हुई है। देयर ऑफस्प्रिंग्स विल बी, इनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, तो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर ये अगर ये गया तो ये कैरियर फीमेल इसके साथ जाएगा, तब भी ये कैरियर फीमेल, और ये सन जितने होंगे ये भी नॉर्मल। तो ऑल हीमोफिलिक, ऑल बॉयज हीमोफिलिक, ऑल गर्ल्स हीमोफिलिक, ऑल नॉर्मल, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ, तो न्यूक्लियोसोम जो होता है जब डीएनए की पैकेजिंग होगी तब, और इसमें बना होता है हिस्टोन का ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और इनका होगा ऑक्टामर, ऑक्टा माने 8 यूनिट्स, तो H2A, H2B, H3 एंड H4 इनके डाइमर्स, 2 यूनिट इसके, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके। H1 जो होता है यहाँ पर ये लिंकर हिस्टोन का काम करता है, ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, तो H1 यहाँ पर दिया हुआ है वो गलत है, और H2A, H2B, H3 एंड H4, आंसर होगा यहाँ पर 115 का 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए इज दैट, तो यहाँ पर सिमिलरिटी पूछी गई है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड।
तो ये दोनों ही क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लिक एसिड्स जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, बोथ हैव सिमिलर पिरिमिडीन। पिरिमिडीन यहाँ पर कौन सी होती है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। और डीएनए में अगर देखा जाए तो डीएनए में होगा साइटोसिन एंड थाइमीन। आरएनए में देखा जाए तो आरएनए में प्रेजेंट है साइटोसिन एंड यूरेसिल। बोथ हैव सिमिलर शुगर, शुगर से यहाँ पे सिमिलर नहीं है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज है और यहाँ पर राइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज में सेकंड प्राइम पोजीशन पर H है और यहाँ पर सेकंड प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बोथ आर जेनेटिक मटेरियल इन ओनली वायरस, जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ ये वायरस में, ये गलत है, बोथ नहीं होते, आइदर प्रेजेंट होगा। तो बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 116 is first. Now we move to another question, question number 117. The equivalent of a structural gene. तो structural gene उसको बोलेंगे which codes for polypeptide. तो यहाँ पर म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ओप्रॉन और रिकॉन। तो यहाँ पर करेक्ट टर्म होगा सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। Cistron is a unit which codes for polypeptide. म्यूटॉन, ये यूनिट ऑफ म्यूटेशन, जीन को कई टर्म्स में डिफाइन किया गया, तो म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन इट इज यूनिट ऑफ म्यूटेशन। स्मॉलेस्ट सेगमेंट है डीएनए का जो म्यूटेशन शो कर सकता है, तो ये म्यूटॉन के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। रिकॉन, इसके अकॉर्डिंग जीन क्या है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और ओप्रॉन, ओप्रॉन जो होगा ये क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स विच इज हैविंग कॉमन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से यूज किया गया था, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया था ई कोलाई में, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई गई थी। और ये पॉसिबल किस वजह से हो पाया, क्योंकि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यू चाहे वो बैक्टीरिया में हो चाहे वो ह्यूमंस में हो, दिस विल कोड फॉर फेनिलएनालिन। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119. चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड। तो म्यूटाजेन, म्यूटाजेन मतलब जो म्यूटेशन जनरेट करेगा, म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग या म्यूटेशन कॉजिंग, वो होगा म्यूटाजेन। म्यूटेशन ये ठीक है, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये सीक्वेंस किस किस वजह से चेंज हो सकता है, दिस चेंज में बी ड्यू टू इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, म्यूटेशन। ट्रांसलेशन जो होगा वो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए, उस प्रोसेस को बोलेंगे। तो ये यहाँ पर ठीक नहीं है। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में रीशफलिंग होती है, रीशफलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वगैरह किस में चेंज होगा, उसको बोला जाएगा म्यूटेशन। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120. तो वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, VNTR, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, और ये वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है।
पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है वो पॉलीमॉर्फिज्म ही है। तो ये सिंपल मेथड है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर AFLP, स्कार, ये सारे जो मेथड्स हैं ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। और ये किसके लिए हैं? ये भी जेनेटिक वेरिएशन डिटेक्ट करने के लिए। जेनेटिक वेरिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो SSCP, स्कार और AFLP, सिंगल स्ट्रैंड कॉन्फॉर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है। एम्प्लीफाइड AFLP, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सब भी जेनेटिक वेरिएशन डिटेक्ट करने के लिए ही है। और सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्प्लीफाइड रीजन, तो इसमें से VNTR प्रेफर्ड है, तो आंसर होगा यहाँ पर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस वाज ब्रॉट फोर्थ बाय ह्यूगो डिवरीज हु वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज। तो म्यूटेशन थ्योरी किसकी थी? ये ह्यूगो डिवरीज की थी। इवनिंग प्रिमरोज पर इन्होंने काम किया था। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। ग्रेगर मेंडल हु वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम, ये म्यूटेशन के लिए नहीं था, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के लिए था। हार्डी विनबर्ग हु वर्कड ऑन एलील फ्रीक्वेंसी, चार्ल्स डार्विन हु ऑब्जर्व्ड ए वाइड वैरायटी। तो आइडिया ऑफ म्यूटेशन, करेक्ट आंसर फर्स्ट। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू जीनोटाइप कैपिटल ए। तो यहाँ पर कैपिटल ए मतलब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रहता है? p² प्लस q² प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो p² यहाँ पर जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये कितनी दी हुई है? p² इज इक्वल टू 360/1000। तो ये होगा 0.36। तो p कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.6। और p क्या है? ये डोमिनेंट एलील। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। नेक्स्ट, जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन अराइज ड्यू टू। तो जेनेटिक वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन भी है और म्यूटेशन भी है, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन। आंसर होगा यहाँ पर द रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, independent assortment of chromosomes, और क्रॉसिंग ओवर। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 124। आइडेंटिफाई द साइट वेयर वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये किसमें? ये लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। ये किसके लिए? फाइलेरियसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेक्टर यहाँ पर क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा, और ये लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन करता है, इसी वजह से लिम्स की स्वेलिंग हो जाएगी,
मोस्टली जो अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं लोअर लिम्स, लेकिन ये अफेक्ट कर सकता है अपर लिम्स को भी। तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, आंसर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 125th, व्हाट इज ट्रू अबाउट ए मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं, ये डाइकॉट लीफ का फीचर है। यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर पैरेलल वेनेशन। वेनेशन क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। एब्सेंस ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, ये एब्सेंस नहीं, बुल्ली फॉर्म सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये लीफ की कर्लिंग करती हैं जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगी, या फिर जब फुल्ली टर्जिड होगा तो ये एक्सपोज करती है। मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। तो मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड, ये ठीक है। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होती है। वेल डिफरेंशिएटेड मीजोफिल, ये डाइकॉट लीफ का फीचर है। आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 126। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। कॉमन कोल्ड जो होगा वो एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा है, वायरल डिजीज है। एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, लेकिन किसकी लाइफ, पैथोजन की। नेक्स्ट 127, सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर किसके लिए हैं, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स टू ट्रांसफॉर्मेंट्स, इनको सेपरेट करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होंगे जो टेकअप कर लेते हैं फॉरेन डीएनए को। तो हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सेलेक्टेबल मार्कर का काम कौन करेंगे, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे पीबीआर 322 में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती हैं। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। तो हायर ऑर्गेनिज्म के लिए एनिमल्स में यहाँ पर यूज होता है रेट्रोवायरस। इसको नॉन पैथोजेनिक, इसकी पैथोजेनिसिटी खत्म करने के बाद फिर इसको यूज किया जाएगा एज ए वेक्टर। इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन प्लांट्स में जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स तैयार करने के लिए मेथड है ये, और इसमें पीसीआर और आरएपीडी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। और ये किस लिए होगा, तो ये डिटेक्ट एनी जेनेटिक वेरिएशन, एनी जेनेटिक डेविएशन, क्योंकि इसमें क्लोन्स तैयार होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, तो इसलिए ये दो मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, ये मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। इसको बोला जाएगा माइक्रो प्रोपगेशन। और माइक्रो प्रोपगेशन ये किसका एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन हो गया टिश्यू कल्चर का, एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। और माइक्रो प्रोपगेशन में क्या करते हैं, तो ये इसका टेक्निक है
सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक सेल्स को यूज करके एम्ब्रियो का प्रोडक्शन, और ये किस लिए पॉसिबल है, ये ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी। सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता होती है, इसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कब, सोमैटिक हाइब्रिड जब हमें तैयार करने होंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, और इसके लिए दो मेथड्स हैं, या तो इलेक्ट्रोफ्यूजन करके फिजिकल मेथड, या फिर केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड में कौन सा, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट। तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये किसके लिए है, तो ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक क्या होते हैं, जो जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया, दोज ऑर्गेनिज्म हु हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन। तो ये यहाँ पर सही है। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीज, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए है, कैंसर के लिए मॉडल्स डेवलप किए गए, अल्जाइमर्स डिजीज के लिए है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। तो ये गलत है। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क, ये फैट मिल्क नहीं, यहाँ पर अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन रिच था ये। टू 2.4 ग्राम पर लीटर। और एनिमल्स लाइक बुल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, ये भी गलत। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। द टर्म ह्यूमुलिन इज यूज्ड फॉर, ह्यूमुलिन क्या है, ये ह्यूमन इंसुलिन। Now question number 134, which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म और अमेंसलिज्म, ये सब क्या है, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस दे रखे हैं। और इसमें से अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म ये -0 टाइप का इंटरेक्शन है, एक का नुकसान होगा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। तो यहाँ पर अमेंसलिज्म को यूज किया गया एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में। इसका एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलिन, फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसको ये अफेक्ट कर रहा था थ्रू पेनिसिलिन, वो था स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। Now question number 135, which one of the following processes during decomposition is correctly described? Catabolism, last step in the decomposition, ये गलत है। मिनरलाइजेशन है यहाँ पे लास्ट स्टेप। एनारोबिक कंडीशन भी गलत दिया हुआ है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर्स, ये बॉटम में जाते हैं और राइज नहीं, ये और इसको बोलते हैं लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, तो ये फ्रेगमेंटेशन, ये सही है। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट ए वेरी फास्ट रेट, फास्ट रेट नहीं है, वेरी स्लो रेट। तो ये ऑप्शन भी गलत। और ये सब स्टेप्स किसके दिए हुए हैं, डिकम्पोजिशन के। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। So I have covered my portion. Thank you all of you. Thank you so much. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए।
अब मैं 136 से 170 तक क्वेश्चन करा दे रहा हूं और आपको पता है हम लोग कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, FST 32। चलिए 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। आप देखिए डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो जहां पर होंगे वो एफोटिक जोन होता है, और एफोटिक जोन में कोई भी लाइट का पेनिट्रेशन तो है नहीं, यहां पर लाइट नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म नहीं होगी जो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो। तो आप बताइए कि अगर वो वहां पर लाइट नहीं है तो वहां पर फोटो ऑटोट्रॉफिक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगी, तो ना ही वहां पर ग्रीन एल्गी होगी ना ब्लू ग्रीन एल्गी। और कोरल रीफ्स तो आपके पास सीलेंट्रेट्स होते हैं, और सीलेंट्रेट्स जो होते हैं वो एनिमल हो गए, और एनिमल्स आपके पास ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही नहीं, प्रोड्यूसर के तौर पर कभी काम नहीं करते। तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहां पर होंगे 136 का सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को लेकर हमें करेक्ट बात बतानी है, और आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑन अवर अर्थ क्या कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीसीज, और उसके साथ साथ बहुत सारे रेयर एनिमल्स भी पाए जाते हैं। डेजर्ट एरिया में यार बहुत सारे अदर रेयर एनिमल्स नहीं पाए जाएंगे, गलत बात। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन या GMO क्या बायोडाइवर्सिटी पर असर नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे यार, क्योंकि एक ही तरह के प्लांट हैं, जेनेटिक वेरिएशन उसमें आपने खुद इंड्यूस किया है, नेचर के द्वारा नहीं हुआ, तो बायोडाइवर्सिटी पर तो इफेक्ट पड़ेगा। वेस्टर्न घाट हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस ऑफ एंड एंडेमिज्म, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसी वेस्टर्न घाट जो है वो हॉट स्पॉट का एग्जाम्पल है, और हॉट स्पॉट में वेरी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, और आपको पता है लेस देन 2% एरिया है, लेकिन एंडेमिक स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज्यादा है। लिखा हुआ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जस्ट अ फेड परस्यूड बाय द डेवलप्ड कंट्री। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये सीरियस कंसर्न है हर तरह से, हर एक कंट्री के लिए, छोटी बड़ी कंट्री का मतलब नहीं है ना। तो आपके पास सही बात है, आंसर थर्ड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेटिव फिशेस का डिक्लाइन, कम होना, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियाज गैरीपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो आप बताइए कि इंडियन नेटिव फिशेस का कम होना किसी अदर स्पीसीज की प्रेजेंस में जिसका नाम है क्लेरियाज, तो अगर ऐसा है तो बताइए क्यों? क्योंकि ये एक एग्जॉटिक स्पीसीज है, और एग्जॉटिक स्पीसीज को हम एलियन स्पीसीज भी कहते हैं, और जहां से लाई गई वहां पर उसका नेचुरल प्रेडेटर होता है, यहां पर नहीं है। दिन दुगना रात चौगना बढ़ी, जो यहाँ की नेटिव स्पीसीज का जो नरिशमेंट था वो उसने ले लिया, उसके नंबर कम होने लग गए। तो ये बताओ किसका एग्जाम्पल है? को एक्सटेंशन का नहीं, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन का नहीं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का नहीं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है। 138 का 4 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बायोडाइवर्सिटी से था। 139 लिखा है कि मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स फीचर के हिसाब से आपको यहां पर मैचिंग करनी है। आप मुझे बताइए टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, साइनेप्टिक जंक्शंस। तो आपको पता है टाइट जंक्शन क्या करते हैं? लीकेज से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? लीकेज से बचाते हैं, वो टाइट जंक्शन कहलाते हैं। तो आप बताइए सीमेंटिंग नेवरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म अ शीट, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, नो, एस्टैब्लिश बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियल टिश्यू, ये हो जाएगा ए का थर्ड।
और ए का थर्ड आप देखिए यहां पर भी नहीं दिया, यहां पर भी नहीं दिया, यहां पर भी नहीं दिया, आंसर देखो एक से ही आ जाएगा थर्ड। एडेरिंग जंक्शन दो नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का काम करेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। गैप जंक्शन में साइटोप्लाज्मिक चैनल्स पाए जाते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल, तो ये हो जाएगा 4। और साइनेप्टिक जंक्शन ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो देखिए थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकेंड, और आंसर आपका थर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। तो टिश्यू की सही लोकेशन बतानी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो टिप ऑफ नोज के बारे में बात करी जाए तो यहां पर इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं, क्या इलास्टिक कार्टिलेज टिप ऑफ नोज, तो ये वाली बात गलत। फिर बाद में क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, नहीं, यहां पर क्यूबॉइडल नहीं होगी, वो होंगी कॉलमनार, वो भी ब्रश बॉर्डर। फिर लिखा है स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, सही है। एरियोलर टिश्यू आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, किस में आ गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आ गए, जबकि टेंडन लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है ये। आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 140 का आंसर बन जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D रिलेटेड टू द कॉमन फ्रॉग। किससे रिलेटेड, पूरा क्वेश्चन देखिएगा कायदे से, किससे रिलेटेड, कॉमन फ्रॉग से रिलेटेड। और कॉमन फ्रॉग जो इंडियन कॉमन फ्रॉग है उसका नाम है राना टिग्रीना। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन, मतलब स्टेटिंग वंस आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट में बताना है। ऑन ड्राई लैंड it would die due to lack of oxygen if its mouth is forcibly kept closed for a few days। बिल्कुल बात सही है और ये ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एडवर्स कंडीशन में आपको मतलब स्किन जो है ना, स्किन के द्वारा भी रेस्पायर कर सकता है फ्रॉग, लेकिन पहले ही लिख दिया है ड्राई लैंड है, अब उसका मुंह भी बंद कर दिया तो ना मुंह से सांस ले पा रहा है गैसेस एक्सचेंज और ना स्किन से। तो ये वाली बात सही है कि अगर ये मतलब मर जाएगा अगर ऐसा काम किया तो। इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये बात गलत है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इसमें पाया जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फिर लिखा है ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक, गलत बात, यूरिकोटेलिक से यूरियोटेलिक हो जाता है, वो भी ड्राई लैंड पर, गलत बात भाई साहब। आप देखिए उसके बाद लिखा हुआ इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरीड आउट इन पॉन्ड स्टेन, पॉन्ड वाटर, ये बात सही है, फ्रेश वाटर में उसी के लार्वा वगैरह, टडपोल वगैरह, और फिर बाद में उसकी लाइफ वहीं से शुरू हुई। तो आपके पास देखिए ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो आप देखिए TFFT, TTFF लिखा हुआ है, FT गलत लिखा हुआ है, TF होना चाहिए, FT गलत, आंसर नन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, TF फिर F और फिर T, ये आंसर बनेगा, है ना, वो दिया नहीं गया। आंसर क्या हो जाएगा 4, 141 का। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, तो आपको पता है रामाचंद्रन प्लॉट वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ किसके लिए, प्रोटीन के लिए, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट के, मतलब बात करी जाती है उसके आइसोमर्स की। तो यहां पर आरएनए नहीं, प्रोटीन जवाब होगा, ट्राइग्लिसराइड और डीएनए नहीं। जवाब 142 का क्या हो जाएगा, सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है करेक्ट टाइप के वैक्सीन का बनाने का मेथड समझना है। ट्यूबरक्लोसिस में जब हमने वैक्सीन बनाई है तो उसमें हमने डिसआर्म्ड बैक्टीरिया, मतलब हार्मलेस को हम क्या कह सकते हैं, डिसआर्म्ड। तो ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी वाला जो वैक्सीन है वो हार्मलेस बैक्टीरिया का यूज किया है। ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4, देखो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, आंसर तो फर्स्ट हो गया।
लेकिन वूपिंग कफ याद रखिएगा, यहां पर हमने किल्ड बैक्टीरिया का यूज किया है। वूपिंग कफ को हम मतलब कैसी वूपिंग कफ, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम भी एक होता है, बताइएगा मुझे। ये हो जाएगा आपके पास थर्ड। फिर डिप्थीरिया काली खांसी, वूपिंग कफ को हम गलघोटू भी कहते हैं शायद, है ना। डिप्थीरिया की बात करी जाए तो डिप्थीरिया जो हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, ये सेकेंड हो गया। ऐसे हमने वैक्सीन बनाई है। और पोलियो का हमने डिसआर्म्ड वायरस, ये हो जाएगा फर्स्ट। आंसर देखिए फर्स्ट ही सही है। ओके बेटा, चलो अगला बताना। अगला आपके पास लिखा हुआ मैच द डिजीज कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट आइटम, और उसमें पैथोजन या प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, और कॉलम 2 से मिलाना है। तो कॉलम 1 में अमीबिएसिस है, और अमीबिएसिस में आपको ये बात पता है कि अमीबिएसिस कैसे होती है भाई, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। तो ये आपके पास इससे बचाव करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा स्टेरलाइज फूड एंड वाटर। डिप्थीरिया पोलियो और टिटनस, डिप्थीरिया और पार्टूसिस की वैक्सीन इसमें आ जाएगा। बी का क्या हो जाएगा थर्ड। कॉलरा में आपके पास एक तरह की डायरियल डिजीज है, रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी पड़ेगी, ORS का गोल, तो आपके पास ये हो जाएगा 4। और सिफिलिस किसके जरिए होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, जो कि एक तरीका का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये क्योरेबल है बेटा। कैसा है, क्योरेबल है, लेकिन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए। देखिए लिखा है सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, और आंसर आपके पास 144 का सेकेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच, कैसा रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल, स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज मिला है, ठीक है, और ये क्लॉट बस्टर होता है ब्लड वेसल्स में, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, और इससे मुझे लाइपेज मिलता है, गलत। और ऑयल स्टेन तो रिमूव करता है, लेकिन वो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से नहीं मिलता। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। और मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन्स मिलता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। तो गलत जवाब 142 का सेकेंड है, 145 का सेकेंड आएगा। अगला देखिए लिखा हुआ है कि बढ़िया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, किसके रिगार्डिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक हो, लेकिन oogenesis के लिए गलत बात। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, तो दोनों में बात सही है। हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी ठीक, oogenesis के लिए भी ठीक, क्योंकि दोनों में हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। फिर लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो आपको यह बात पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट हमेशा क्या दोनों में मियोसिस के बाद होगा। तो आप बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस में आप जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड का, तब डिफरेंशिएशन होता है, यह बात सही है। लेकिन oogenesis में ऐसा देखने को नहीं मिलता, oogenesis में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो आपके पास यहां पर बी वाला गलत हो गया। मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो मियोसिस कॉन्टिन्यूअसली होती, तो आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये मियोसिस कॉन्टिन्यूअस मैनर में होती, लेकिन ये बात पता है oogenesis के दौरान ये मियोसिस इंटरप्टेड होती है। पहले लैप्टोटीन में फंस गई प्रोफेज 1 में, फिर मेटाफेज 2 में फंस गई सेकेंडरी oocyte में। तो ये वाली बात स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो सही है, oogenesis के लिए गलत है। इट कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाली बात दोनों के लिए सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी और oogenesis के लिए भी।
और लिखा हुआ है इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। तो स्पर्मेटेड के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये बात सही है, oogenesis के लिए ये बात गलत है, क्योंकि oogenesis स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो आप बताइए कितने मतलब बातें सही, बी, सी और ई। बी, सी और ई, आंसर थर्ड आया है। आंसर क्या आ गया है? थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन था, उलझाऊ था बेटा, ज्यादा दिमाग लगाना था। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिस्पेक्ट में तो आप देखिए, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के रिस्पेक्ट में बात करी जाए तो जीएनआरएच रिलीज होता है और भाई एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज करवाता है। एलएच कहां पर काम करता है? एलएच काम करता है आपका लिडिक सेल पर, लिडिक सेल पर काम करता है। और लिडिक सेल से क्या रिलीज करवाता है? लिडिक सेल पर काम करता है, जिसे हम लिडिक सेल पर काम करता है और क्या रिलीज कराता है? एंड्रोजन, और वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड में हेल्प करेगा। लेकिन यहां पर जीएनआरएच एक दूसरा हार्मोन की बात है, एफएसएच। एफएसएच काम करता है कौन सी सेल पर? जवाब है सर्टोली सेल पर, और फैक्टर्स रिलीज कराता है और जो कि हेल्प कराएगा स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, यहां पर एक ही जगह तो एफएसएच होना चाहिए, आईसीएचएच लिखा हुआ है, आईसीएसएच लिखा हुआ है, तो आईसीएसएच गलत जवाब, एफएसएच ठीक है एक ही जगह, और बी की जगह सर्टोली सेल लिखा हुआ गलत हो गया, आईसीएसएच वाला गलत हो गया, एफएसएच सही है एक ही जगह, बी की जगह लिडिक सेल सही है, फिर बाद में सर्टोली सेल सी की जगह सही है, स्पर्मियोजेनेसिस डी की जगह सही है। आंसर आपके पास फोर्थ बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को सेपरेट करते हैं? नहीं, ये सेपरेट करने का काम न्यूक्लियसेस का नहीं है, न्यूक्लियसेस का काम है कट करना। हेक्सोन्यूक्लियस में कट स्पेसिफिक पोजीशन? नहीं, टर्मिनल एंड्स पर कट करता है। कौन से एंड पर? टर्मिनल एंड्स पर कट करता है भाई साहब, ये स्पेसिफिक पोजीशन पर नहीं, वो तो एंडोन्यूक्लियस होते हैं। लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करता भाई साहब, ब्रेक नहीं करता, जोड़ता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, सॉरी हाँ, पॉलीमरेज जो है ना वो आपके पास जोड़ता नहीं है, ब्रेक नहीं करता, बनवाएगा डीएनए से डीएनए, जोड़ने का काम लाइगेज का है। 148 का थर्ड सही है, 148 का आंसर क्या बनेगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 149, ट्यूबरोसम नाइग्रम और टिग्रिस स्पेसिफिक जीनस सोलेनम में पाए जाते हैं। टिग्रिस का जीनस सोलेनम नहीं होता, तो ये बात गलत हो गई। पोटैटो, मकोए, ब्रिंजल आर द मेंबर ऑफ डाइकोटिलिडनी, तो यस ये डाइकोटिलिडनी का है, क्योंकि इसकी फैमिली सोलेनेसी है। फैमिली क्या है? सोलेनेसी। तो आपको बताना है, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर के बाद ये जो कोटिलिडनी है वो क्लास है, तो कौन से ऑर्डर मिलकर आपके क्लास डाइकोटिलिडनी बनाते हैं, बताना है आपको। तो आपको पता है इसका ऑर्डर जो होगा इन मेंबर का वो होगा पॉलीमोनियल्स। क्या होगा? पॉलीमोनियल्स इनका ऑर्डर होगा। एंड सैपिनडेल्स जो मैंगो का ऑर्डर होता है, सैपिनडेल्स पॉलीमोनियल्स ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, जो कि क्या होगी? डाइकोटिलिडनी। दूसरी बात सही है, पहली बात गलत है, पहली बात गलत, दूसरी बात सही। आंसर आपके पास 149 का आ जाएगा, थर्ड। 149 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। ये बात सही है, क्योंकि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस, और वायरस बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ पेपर से क्रॉस कर जाएगा। फिर लिखा वायरस वेरी एक्टिव होते हैं कहां?
आउटसाइड देयर स्पेसिफिक कोड, बिल्कुल गलत। एक्टिव कहाँ होते हैं, वो तो नॉन लिविंग में नॉन लिविंग की तरह काम करेंगे, एक्टिव कहाँ है। तो आपके पास देखिए ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, और इस तरह से 150 का आंसर सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है स्टेटमेंट सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ओनली किंगडम एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो आपके पास सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म तो मोनेरा में भी दिखाई दे रही है, एक मोनेरा में भी है, और मोनेरा में आपको माइकोप्लाज्मा का नाम पता है ना, तो सेल वॉल कहां है उसके पास। तो यहां पर ओनली लिखा हुआ है, बात तो गलत हो गई। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर ओनली प्रेजेंट एनिमेलिया, फंजाई और मोनेरा, एनिमेलिया, फंजाई और मोनेरा ओनली लिखा हुआ है। क्या प्रोटिस्टा में, देखो प्लांटी में हेट्रोट्रॉफिक तो नहीं है, लेकिन क्या प्रोटिस्टा में है, स्लाइम मोल्ड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है ना, तो ये हेट्रोट्रॉफिक होगा, सैप्रोफिटिक होता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि ये स्लाइम मोल्ड्स आपको प्रोटिस्टा में दिखाई देता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, आंसर फर्स्ट होना चाहिए। बोलो बच्चा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला बताइए, मल्टी सेलर ऑटोट्रॉफिक गैमिटोफाइट, बढ़िया क्वेश्चन है यार इस बार के टेस्ट में। मल्टी सेलर ऑटोट्रॉफिक गैमिटोफाइट इज ओनली प्रेजेंट इन द एल्गी और ब्रायो। तो भाई साहब गैमिटोफाइट मल्टी सेलर और ऑटोट्रॉफिक तो टेरिडो में भी होगा, एंड टेरिडोफाइट ऑल्सो, तो इसका सॉरी इसका मतलब ओनली लिखा हुआ है, गलत हो गया भाई साहब। फिर लिखा मल्टी सेलर स्पोरोफाइट इज ओनली प्रेजेंट इन द ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नो। तो मल्टी सेलर स्पोरोफाइट आपके जिम्नो तक क्यों, यहां पर एंजियोस्पर्म भी होना चाहिए, एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही है, तो आपके पास ये भी बात गलत हो गई, दोनों बातें गलत हो गई, तो आंसर फर्स्ट हो गया। 152 का भी फर्स्ट, समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट फिर से है, टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस बाय ओनली मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अरे फिर से गलत, यहां पर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट को भूल गए, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में भी तो होगा साल्विनिया और स्लेजनेला में ऑल्सो। फिर बाद में लिखा वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये तो बात सही लग रही है मुझे, यहां पर ओनली जैसा टर्म नहीं है, ब्रायो और टेरिडो दोनों में एंथ्रोजोइट्स तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात मुझे सही लग रही है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, और इस तरह से आंसर थर्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अर्थवॉर्म और सिल्कवॉर्म, अर्थवॉर्म आपके पास एनेलिडा है और सिल्कवॉर्म आपके पास आर्थ्रोपोडा है। अब देख लो, दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यस। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में क्लोज टाइप है, नहीं, इसमें है क्लोज टाइप, इसमें तो ओपन टाइप है। बोथ आर नॉन कॉर्डेट, ये बात सही है। बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी, यस। ये ट्रू मेटामेरिज में एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ, यहां पर ओनली एक्सटर्नल, लेकिन सेगमेंटेड बॉडी तो है। तो आपके पास बी गलत है, ACD जवाब होगा सेकंड, 154 का सेकंड होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, करेक्ट मैच बेटा। भाई साहब साइकॉन है, साइकॉन मतलब स्काइफा स्पॉन्जेस, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, सही बात। फेसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूक, इनडायरेक्ट होगा, सही बात। बटरफ्लाई, ऑर्थोपोडा, इनडायरेक्ट होगा, सही बात। आपका फ्रॉग में टेडपोल लार्वा, इनडायरेक्ट होगा, सही बात। सारी मैचिंग सही है, आंसर 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, एनिमल किंगडम के केस में 3 बातें हमेशा बच्चा भूलता है। वो क्या है कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, सारे फाइलम का याद होना चाहिए। दूसरा, आपके पास डेवलपमेंट कैसा है, हर फाइलम का याद होना चाहिए।
और तीसरा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका एनिमल यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ये याद रखना। ये 3 बातें जरूर याद रखना, बच्चा भूलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दो। लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच के बारे में बात करी जाए, ऑस्टिएक्टिस मतलब बोनी फिश, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, सही है। एम्फीबिया एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये भी सही है। रेप्टेलिया ऑलवेज ओनली टेरेस्ट्रियल, गलत, मोस्टली लिख सकते हो। लिखा हुआ है मैमेलिया सम मेंबर अडॉप्टेड टू फ्लाई एंड सम लिव इन वाटर, बिल्कुल। मैमेलिया में बैट जो हो गया फ्लाई कर लेता है, और मैमेलिया में आपके पास डॉल्फिन वगैरह तो वो क्या कर लेंगी, वाटर में रह लेंगी। सही बात जाननी थी, नहीं गलत बात छाटनी थी, तो आंसर थर्ड हो गया। 156 157 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच, कैनिस डॉग ठीक है, नाजा कोबरा ठीक है, लेबियो रोहिता रोहू ठीक है, स्ट्रूथियो वल्चर गलत। यहां पर क्या होना चाहिए, स्ट्रूथियो की जगह यहां पर क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रिच होना चाहिए। वल्चर नियोफ्रॉन होता है, गलत बात, आंसर 4। 157। चलो अगला बताओ। अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है बेटा। जाइगोमॉर्फिक फैबेसी होता है, एक्टिनोमॉर्फिक मालवेसी होता है, पैरियन पोएसी में पाया जाता है, लेकिन मेमोसॉइडी में ये एपीपेटलस कंडीशन देखने को नहीं मिलती, ये तो सोलेनेसी वगैरह में है, तो ये वाली बात गलत है, आंसर 4। अगला आपको इनकरेक्ट मैच निकालना है। इनकरेक्ट मैच, प्लूम्यूल एंड रेडिकल मोनोकॉट सीड, यस पाया जाएगा। मोनोकॉट में तो प्लूम्यूल और रेडिकल का कवर भी होगा, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। प्लूम्यूल और रेडिकल डाइकॉट में दोनों में पाया जाएगा। पेरिकार्प ओनली फ्लैशी फ्रूट, ओनली नहीं। टेस्टा और टैगमेन सीड कोट है, टेस्टा आउटर है और टैगमेन इनर है। इसका मतलब आपके पास थर्ड जवाब हो गया इनकरेक्ट। 159। अगला देखो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मॉर्फोलॉजी, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी भाई साहब, ब्रेसिकेसी, और ब्रेसिकेसी में बाई कार्पिलरी होगी, गलत बात। मालवेसी में आपके पास ये सुपीरियर वाली बात गलत है, 2 नहीं होगी, आपके पास 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, तो भाई साहब सुपीरियर वाली बात गलत है, यहां पर भी सुपीरियर लिखा गलत। G1 मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी पोएसी, ये बात सही। 160। 160 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 160 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। चलो 161। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। किसके लिए, मस्टर्ड के लिए। लिखा हुआ विद इन अ फ्लावर लेंथ फिलामेंट्स आर रिमेन सेम, बिल्कुल गलत। रिमेन सेम नहीं होते, यहां पर टेट्राडाइनमस कंडीशन, कभी 2 छोटे 4 बड़े, 4 छोटे 2 बड़े, तो इस तरह की कंडीशन में देखने को मिलती है। मस्टर्ड और साल्विया की बात करी जाए तो फिलामेंट की लेंथ जो होगी एंथर की सेम नहीं होती। आगे लिखा ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसका नाम रेप्लम होता है, सही बात है। ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक है, बात सही है क्या, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आप बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल नहीं हो जाएगा, यहां पर फर्स्ट तो गलत ही हो गया ना, BCD आंसर सेकेंड हुआ। आंसर क्या हो गया, सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ, वी नो दैट देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर more than 1 PGR interact to affect the many events. These events are, अच्छा, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कोई काम है वहां पर 2 PGR काम करते हैं, more than 1, तो more than 1 काम कर रहे हैं, तो इसने ये नहीं बोला यहां पर कि वो उसके सिनर्जिस्टिक काम कर रहे हैं या उसके एंटागोनिस्टिक, 2 काम कर रहे हैं। तो डॉर्मेंसी इन सीड और बर्ड्स 2 काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक काम करेगा डॉर्मेंसी सीड में, एक एब्सिसिक एसिड काम करेगा और एक इथाइलिन काम करेगा।
एब्सेशन में भी आपके पास ABA काम कर जाएगा और इथाइलिन। सेनेसेंस में, सेनेसेंस की बात करी जाए तो सेनेसेंस में आपके इथाइलिन भी काम कर जाएगा और साइटोकाइनिन भी, है ना, दो काम कर जाएंगे। एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन काम कर जाएगा और साइटोकाइनिन भी। ठीक है, तो यहां पर सारे ऑप्शन ठीक है, मोर देन वन काम कर रहे हैं, कुछ सिनर्जिस्टिक है, कुछ एंटागोनिस्टिक है। चलो अगला बताना मुझे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में आपको सेलेक्ट करनी है सही बात। इट इज अ फीचर ऑफ बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बिल्कुल, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट इज अ फीचर ऑफ बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेम्ब्रेन सब में पाई जाएगी, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर। इट इज फीचर ऑफ बोथ हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल, ऑटोट्रॉफिक हो हेट्रोट्रॉफिक हो मेम्ब्रेन तो होगी। इन प्रोकैरियोटिक सेल सम स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल बात सही है। जैसे कि आपने मीजोसोम सुना होगा, मीजोसोम एक्सटेंशन का ही पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्रोमैटोफोर सुना होगा, क्रोमैटोफोर भी आपके एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सारी बातें सही हैं, आंसर थर्ड लग रहा है। क्लियर? चलो अगला बताओ। प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप अबाउट 18,000 years ago, ठीक। वन सच केव पेंटिंग बाई प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन एट, कहां देखने को मिलेगी? भीमबेटका रॉक ऑफ शेल्टर तो सब में लिखा हुआ है ना, राइजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको स्टेट बताना है। उत्तर प्रदेश नहीं है, आंध्रा नहीं है, अरुणाचल नहीं है, मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, 164 का सेकेंड। चलो अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, किसके रिस्पेक्ट में? हिस्टोमेटल apparatus के। तो गार्ड सेल इनवेरिएबली possess क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल पाया जाएगा। कहने का मतलब आपको यह समझना है, गार्ड सेल अकेली ऐसी एपिडर्मल सेल हैविंग द क्लोरोप्लास्ट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, जो कि हेल्प करेगी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। गार्ड सेल इज नॉट सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल, गलत हो गया, ये तो सराउंड करती है सब्सिडरी सेल्स। हिस्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, यस। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक, ये भी बात सही है। गलत जवाब निकालना तो आंसर सेकंड हुआ, 165 का सेकंड। चलो अगला बता दो। विच इज आर ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, बताओ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर टोटली कौन है? एब्सिसिक एसिड, उसे 3 फॉर्म में देखा जाता है, डॉर्मेन, एब्सिसन 2 इनहिबिटर बी। आंसर क्या हो जाएगा? 4। तीनों फॉर्म है किसके? एब्सिसिक एसिड के। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर इंक्लूडेड इन 4 लिम्ब्स। 4 लिम्ब बोन को छाटना है। फीमर, फीमर आपके पास हाइंड लिम्ब में होगा, हाइंड लिम्ब बोन है ये। कार्पल 4 लिम्ब, ह्यूमरस 4 लिम्ब, अल्ना 4 लिम्ब, टार्सल आपके पास हाइंड लिम्ब, पटेला हाइंड लिम्ब, ये तीनों क्या हो गए? 4 लिम्ब। क्योंकि 4 लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ठीक है, BCD हो जाएगा आंसर फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 168। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए करेक्ट मैच सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया। सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया जो रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, ये 1 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि बाकी 9 गैंग्लिया आपके पास पाए जाते हैं। आपके 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में, 3 थोरैक्स में, एक बड़ा सा गैंग्लिया सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए आपके पास पाया जाता है ट्रैक्यूल्स, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है टिश्यू तक, आपके पास ऑक्सीजन और CO2 का पहुंचाया जाता है किसके जरिए? स्पाइरिकल्स के जरिए। स्पाइरिकल, फिर एट्रिया, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैक्यूल्स, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेंसरी फंक्शन आपको एनल सरसाई देखने को मिलेगा, सेंसरी फिलामेंट होंगे यहां पर, तो ये आपके पास 4 हो गया। और हीमोलिम्फ कलरलेस प्लाज्मा होता है आर्थ्रोपोडा के केस में, ये 3rd हो गया। तो सेकेंड,
कहीं नहीं दिया था, आंसर आपके पास पहले से ही आ जाता, लेकिन बढ़िया मैचिंग थी। 169 विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द सेल ऑर्गेनेल, नाम है क्लोरोप्लास्ट। इन प्लांट्स और माइटोकॉन्ड्रिया और एंड ऑन एसईआर, ये देखो एसईआर नहीं ऑन आरईआर, गलत बात हो गई। स्टेटमेंट 2, प्रोकैरियोट सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, ये बात सही है क्योंकि छोटी सेल है, सेल में ऑर्गेनेल ज्यादा नहीं है, तुरंत बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगी, पहले डीएनए डबल करेगा न्यूक्लियोइड और फिर सेल डिवाइड कर जाएगी। तो एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, और आंसर 169 का थर्ड बना है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन डेस डेस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियाई। अगर दोनों सेम रेडियाई पर हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट। अलग अलग रेडियाई पर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल। तो ये रेटिकुलेट नहीं है, इम्ब्रिकेट नहीं है, ये तो कॉन्जॉइंट है। समझ गए? ठीक, तो आंसर 170 का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये था आपके पास FST 32। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, थोड़े से टाइम टेकन भी थे, लेकिन एनसीईआरटी से एक भी बार नहीं था। तो आप ऐसे ही पेपर का लेवल बढ़ता घटता रहेगा। अच्छे क्वेश्चन खराब क्वेश्चन का मतलब नहीं होता, एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का मतलब होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और आगे के क्वेश्चन 171 से 200 तक विक्रम सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 32, जो कि 12 जनवरी 2024 को हमारी 25 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन वो दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफी बढ़िया था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए आप सभी बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, इन्होंने पेपर का बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया है। थैंक यू अली सर, शैलेंद्र सर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन को क्वेश्चन नंबर 171 से आगे। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, फ्लावरिंग प्लांट इन विच 20 क्रोमोसोम पर रूट सेल, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन, न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म। इस क्वेश्चन की जो सबसे खास बात है वो है फ्लावरिंग प्लांट। पूछिए क्यों? अगर हम फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे ये क्वेश्चन एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में है। और अगर मान लीजिए आपने प्लांट लिखा होता तो सर आप कह सकते थे कि हम जिम्नोस्पर्म भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो जो एंडोस्पर्म है उसमें वो हेप्लॉइड होता है, तो उसमें 10 क्रोमोसोम आएगा। तो अगर जिम्नोस्पर्म से चलेंगे, अब देखिए लिखा है रूट सेल, रूट सेल दोनों में डिप्लॉयड होती है, कितना क्रोमोसोम, 20। इसका मतलब एक सेट क्रोमोसोम का कितना हो गया, हेप्लॉइड 10। तो पॉलन ग्रेन दोनों में हेप्लॉइड है तो पहला 10 होगा, न्यूक्लियस दोनों में डिप्लॉयड है, दूसरा 20 होगा। अब अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, दैट इज 30, और यहाँ पे 10। तो 10 20 30 या 10 20 10, इन्हीं दो का आंसर बन सकता था अगर प्लांट लिखा होता तो देखिए 10 20 30 और 10 20, इसके अलावा कोई ऑप्शन बना नहीं, तो हम ये मान सकते हैं 10 20 30 ही आंसर जाएगा। अब एक कमाल की बात देखिए कि अगर फ्लावरिंग प्लांट ना भी लिखा होता तो भी आपका आंसर यही आता, क्योंकि मैंने कोई दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर प्लांट लिखा होता तो ये 3 कैरेक्टर पॉलन ग्रेन, न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म, इन 2 प्लांट ग्रुप में पाए जाते। और अगर आपको लिखा फ्लावरिंग प्लांट तो आप इसको ट्रिप्लॉइड करके लास्ट वाला 30 आना। मान लीजिए भविष्य में कोई पेपर मिले तो यहाँ पे 10 20 10 का भी ऑप्शन बन सकता है अगर प्लांट लिखा हो तो, याद रखिएगा। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है वो जो आपका मेगा स्पोर होता है बच्चों, इस हेप्लॉइड, उसी से एंडोस्पर्म बन जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, 10 20 30। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहला काम 2 बातें, जो चीज दी जाए पहले उसके हिसाब से क्रोमोसोम की पोलैरिटी निकालिए, उसके बाद से जिसमें पूछा जाए उसको निकालिए, दैट इज सेकेंड आंसर। लिखा है अब देखिए होता क्या है, ये फिल इन दी ब्लैंक से ये कह रहे हैं ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लैब में हम एक एम्ब्रियो का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक हमारे पास स्पर्म है और हमने एक स्पर्म को इस ओवन डाटा से इंजेक्ट कर दिया, मतलब एक प्रकार से हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया है। और एक प्रकार का ये स्पेशल प्रोसीजर है, ये स्पेशल प्रोसीजर है। जहां गैमेट की संख्या कम होती है वहां ऐसा करते हैं, इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्यों? यहाँ पर हमने सीधे के सीधे इस स्पर्म को इसमें इंजेक्ट किया है,
इसलिए थर्ड आंसर। लिखा सीधा कॉम्प्लिकेशन एक होता है एसटीआई की नॉर्मल सिम्टम्स, नॉर्मल सिम्टम जैसे इचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, आपकी किताब में लिखा है। लेकिन जब एसटीआई काफी समय तक रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा टाइफाइड नॉर्मल होता है, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लेकिन जब उसका कॉम्प्लिकेशन होगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब लॉन्ग टाइम तक पैथोजन सस्टेन रहता है बॉडी में, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहे तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लिकेशन। इसमें पीआईडी पेल्विक इन्फ्लुएंजा डिजीज, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि नॉर्मली आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है, लेकिन अदर देन यूट्रस कहीं पर भी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो तो उसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि मेल फीमेल बच्चा ना पैदा कर पाए। स्टिल बर्थ का मतलब जन्म से पहले बच्चा मर जाए, ठीक, स्टिल बर्थ। तो ABCD ऑल, थर्ड आंसर। लिखा विच ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आपको मालूम है कि जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसमें एंटीजन होता है और उसका अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडी होता है, ठीक। तो मैं कह रहा हूं ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, बी में एंटीजन बी तो क्या होगा एंटीबॉडी ए, ओ में कोई एंटीजन नहीं लेकिन एंटी ए बॉडी बी, और ए बी में एंटीजन ए बी कोई एंटीबॉडी नहीं। अब कमाल के बाद देखिए, मैं कह रहा हूं ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी। तो जब कोई ब्लड ग्रुप इसके पास आएगा तो ये अपोज नहीं करेगा, इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। हम किसी का ब्लड ग्रुप या ब्लड हमारे पास चढ़ता है तो अगर हमारी बॉडी उसको एज ए एंटीजन एंटीबॉडी की तरह अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो वो ब्लड ग्रुप हमें चढ़ सकता है। अब देखिए ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है तो कहते हैं ये डोनर है, ये डोनर किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों? जैसे सपोज इसने इसको ब्लड दिया, इसमें एंटीजन है ही नहीं ओ वाले में, तो हम कह रहे हैं लड़ाई दो लोगों के बीच होती है। मान लीजिए कि मेरे अंदर एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी है मान लीजिए, लेकिन मुझे अगर ब्लड ग्रुप ओ चढ़ रहा है तो उसके जिस जो चढ़ रहा है उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो लड़ाई होगी कैसे? बात को समझिए। इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके पास एंटीजन जहां जाएगा वहां लड़ाई के चांसेस ही नहीं होंगे। और रेसिपिएंट क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है लड़ने के लिए। तो क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। लिखा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये आपकी बुक की लाइन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो लिखा सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करती है? ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस को टिश्यू को प्रोवाइड करती है और वहां से CO2 और अदर हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करती है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आपको मालूम था, ये बताया गया बच्चों की आर्टरी और वेन के बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटीमा और मीडिया। तो मीडिया जो होता है आपके आर्टरी में थिक हो जाता है, और आर्टरी में थिक होने की वजह से आप देखिए आर्टरी की ल्यूमेन कम होती है जबकि वेन्स की ज्यादा होती है। आपकी किताब में डायग्राम बना है। तो ट्यूनिका मीडिया कंपेरेटिव थिक इन द वेन्स नहीं, ये थिन होगा भाई, याद रखिएगा, इसलिए गलत है। तो ये 3 लेयर होते हैं, एक्सटर्ना, इंटीमा और मीडिया। तो मीडिया जो होती है वो आपकी आर्टरी में थिक होने की उसका ल्यूमेन कम हो जाता है, इससे आर्टरी प्रेशर ज्यादा होता है, वेन से प्रेशर कम रहता है। किताब में डायग्राम बना है। ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। तो फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। लिखा बायोलॉजिस्ट। अच्छा एक बात बताइए, सपोज ये बड़ा सा हैबिटेट है, यहाँ पे एक स्पीसीज ABCDE, अगर हम ये काउंट कर लें कि ए स्पीसीज की संख्या 500 है, बी की 300 है, सी की 100, इसकी 50, इसकी 40, तो हमने ये श्योर हो गए ना कि 500 इन सबको जोड़ेंगे तो 1000-1500 स्पीसीज आएगी। तो हम श्योर हो गए कि इस हैबिटेट में 1200 स्पीसीज है, 1200 की बायोडाइवर्सिटी है। और अगर हम इन्हें काउंट ही ना कर पाएंगे तो हम कैसे श्योर होंगे कि कितनी स्पीसीज ए की है, कितनी बी की, कितनी सी की, और कितनी इनके साथ जुड़ी हुई एसोसिएशन में स्पीसीज हैं? तो कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट ये श्योर नहीं है कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज एग्जिस्ट हैं, हमारे आसपास हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा टेक्सोनॉमिक मेथड है, टेक्सोनॉमिक मेथड ये कि जो आपने देखा, करेक्टर आइडेंटिफाई किया, उसके बेस पर हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने कोई पौधा देखा तो हमने बताया इसके बाद रूट स्टेम लीव्स है, तो भाई रूट स्टेम लीव्स है प्रॉपरली तो ये टेरिडो जिम्नो एंजियो हो सकता है। हमने देखा फ्लावर है तो ये एंजियोस्पर्म है, ठीक। हमने देखा कि इसमें अगर डबल फर्टिलाइजेशन है तो भाई ये तो एंजियोस्पर्म है। तो इसका मतलब अगर आप करेक्टर को देख पहले तो उस पौधे को देख पाएंगे तो ये बता पाएंगे कि भाई साहब
ये पौधा है क्या, ये जानवर है क्या, लेकिन जो आंखों से दिख ही नहीं रहे तो उनको कैसे कर पाएंगे। और दूसरी बात, हर बैक्टीरिया जो हमारे आसपास है उसको कल्चर प्रॉपरली लैब में किया जा नहीं सकता और नेचुरली हम जा करके ढूंढ नहीं सकते। जैसे पौधा है अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर रहा, आपने देखा, पहचाना, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन बैक्टीरिया और माइक्रो देख ही नहीं सकते। तो लिखा है कि द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल है फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोवेव स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कंसिडरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। हाँ, बहुत सारी बैक्टीरिया जो होती है सिंपली का मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया को हम कल्चर करते हैं लैब में उस तरह से कल्चर नहीं किया सकता, इसलिए ये श्योर नहीं कितनी स्पीसीज अभी भी हैं हमारे आसपास। यही इसका करेक्ट एक्शन है, फोर्थ आंसर। अब देखिए, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, रेप्लिकेशन एक बार होती है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर कि जब मियोसिस 1 हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट से जब मियोसिस 2 होता है तो बीच में एक स्पेस आता है इंटरकाइनेसिस, इसमें क्या होता है? नहीं, इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो मियोसिस 2 के लिए जरूरी है, सिवाय डीएनए रेप्लिकेशन के। याद रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन पर नहीं होता, इसे दोनों में सिंगल साइकिल ही चलेगी। और प्रोफेज 1 में का एक स्टेज है, क्या चीज? पैकेटीन, ये आपको पता था सब स्टेज। इस पैकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, ये आपको पता है, और क्रॉसिंग ओवर के लिए हमें चाहिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो भाई जी ये फर्स्ट में होगा ना कि सेकेंड में, ये गलत हो गया। और सेल प्लेट, आपको मालूम था कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो उसके बाद 2 प्रकार से आपके सेल साइकिल क्या बोलते हैं, सेल साइटों होती है। तो एक तरीका ये है कि ये सेल ऐसे बाहर फरो बन जाए इस तरीके से, और एक तरीका ये है कि अंदर से शुरू हो सेल प्लेट बन के। तो ये सेल प्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये प्लांट्स में है, ये एनिमल में है, तो ये दोनों प्लांट सेल प्लेट दोनों बनेगा। दैट इज थर्ड आंसर, यही गलत है। अब लिखा इफ एन ऑर्गेनिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आपको जमाने से याद है कि पहले अगर मैं जीवन की बात करूं, फिर एस की, फिर G2 की, और यहाँ से हम गए मियोसिस फर्स्ट, ठीक, 2 सेल बनी डियाड ऑफ सेल, और यहाँ से हम बाइफरकेट हुए, दैट इज मियोसिस 2, तो यहाँ पे फिर 2 सेल बन गई, 4, और यहाँ से ये माइटोसिस से एक ये बना, एक ये बना। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ अगर हम ह्यूमन की बात ले, 46 क्रोमोसोम, यहाँ 46, यहाँ 46, यहाँ 2C, यहाँ 4C, यहाँ 4C, ठीक। तो यहाँ 4C और यहाँ पर आप 2C DNA, 2C DNA, यहाँ 46, यहाँ 46, और यहाँ पे 23, 23, 23, 23, C, और यहाँ पे भी 23, 23, 2C, ठीक। तो आप देख सकते हैं पूरा स्टीरियो की जब मियोसिस 1 में होती है तो डीएनए का अमाउंट आधा होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट आधा होता है, और फिर आप अगेन देख रहे हैं कि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम तो उतना ही है लेकिन डीएनए का अमाउंट अगेन आधा होता है। माइटोसिस में देखिए एस और G2 में के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डीएनए आधा, वो क्रोमोसोम सेम है। तो अगर हम G1 एस G2 की बात करें तो क्रोमोसोम उतना ही इतना पहले था। अगर 48 आप लेके चले थे तो 48 यहाँ भी होगा, 48 यहाँ भी होगा, 3 48 48, थर्ड आंसर। लिखा, आपको मालूम है कि एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक, एक होता अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड, ठीक। तो कहते हैं जहां पर माइलिन शीथ वाले, अब जो अनमाइलिनेटेड, जो ऐसा न्यूरॉन जिसमें आपका माइलिन शीथ ना बने, अनमाइलिनेटेड लेकिन श्वान सेल होगा और इसमें बनेगा, तो जब ये जहां कंसंट्रेट होते हैं वहां पर वाइट अपीयरेंस आता है, दैट इज वाइट मैटर बनता है, और ये जहां होते हैं वहां पर ग्रे मैटर बनता है, ठीक है, ग्रे मैटर। तो होता क्या है, जो ब्रेन का हिस्सा होता है वहाँ बाहर की तरफ जो होता है पेरीफेरी वाले पार्ट पर, वहाँ पर आपका अनमाइंडेड नर्व फाइबर ज़्यादा कंसिडर होती है, तो बाहर का फिर ग्रे मैटर, अंदर का वाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा चलता है, बाहर वाइट मैटर, अंदर ग्रे मैटर, याद रखिएगा, ठीक। तो सेरेब्रल कार्टेज बाहर वाला तो ग्रे मैटर ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेल ये भी ठीक है। अब देखिए न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को ही एक नाम दिया गया है न्यूक्लियाई, ये हार्मोन सेक्रेट करती हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इसी को आप एडीएस के नाम से जानते हैं, तो ये ठीक है भाई। आपको पता है एमागडेला, लिम्बिक लोब, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, डाइनसिफेलॉन, इसके अलावा सेरेब्रल आपका ये चीज़ हेमिस्फीयर, कार्पस का, ये 4 ब्रेन के पार्ट हैं, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट नहीं है भाई, याद रखिएगा 4 ब्रेन। तो जहां पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर ज़्यादा कंसंट्रेट होगी तो व्हाइट मैटर अपीयरेंस देगी, और जहां पर अनवाइट होगा वहां पर ग्रे मैटर अपीयरेंस देगी, ठीक है। तो भाई क्या आंसर आ गया? फोर्थ, दैट इज फोर्थ आंसर, यही गलत है।
आपको मालूम है कि एनएडी प्रोडक्ट, आपको मालूम था कि जब आप ये डबल मेम्ब्रेन आप बनाए थे क्लोरोप्लास्ट, तो ये बाहर की साइड पर ही एनएडीपी या टेंडाइम होता है। ऐसा क्यों? कि जब ये काम करता है तो ये प्रोटॉन आपको खींच लेता है, इससे स्टोमा साइड बाहर की तरफ लोकेट होता है, ठीक है। और जब PS1 केवल फंक्शन होता है, PS1 दैट इज P700, द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फोटो अकर, जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। तो ये गलत है भाई, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो होता क्या है कि जो ग्रेडियंट बनता है उसकी वजह ये होती है कि इनकी लोकेशन ऐसी होती है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आउटसाइड होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन भी खींचे प्रोटॉन भी। तो लिखा NADP एंजाइम भी लोकेटेड ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, में बिल्कुल सही है फर्स्ट, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सेकेंड आंसर लिखा केल्विन प्रपोज दैट प्लांट चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग। ये बात सही है। जब आप मेल्विन केल्विन की जीवनी पढ़ेंगे तो उन्हें ये बताया कि किस तरीके से वेराइटी ऑफ मतलब लाइट एनर्जी जो होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसा उन्होंने क्यों देखा? क्योंकि उन्होंने देखा कि फोटॉन रेडिएशन आके गिरा और CO2 प्लस H2O से आपका ग्लूकोज बना, मतलब ये दो मॉलिक्यूल जुड़े तो एनर्जी के फॉर्म में इनमें स्टोर हो गई एनर्जी, तो लाइट चेंज हो गई। और कहते हैं एन ऑर्गेनाइज एरिया पिगमेंट मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए है, बी है, जेंथोफिल है, तमाम तरह के पिगमेंट काम किए। फिर लिखा इनकी मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस नोबेल प्राइज कब होगा? लेकिन ये नोबेल प्राइज 1961 में इनको मिला था, याद रखिएगा भाई। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट सही है, दूसरा ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। सेकेंड आंसर, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं कि सर ठीक है, तो कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं सर कि आप जीवनी से क्यों सवाल बना के दे रहे हैं? जरूरी है, जो आपके एनसीईआरटी में है, किताब में है, एक तरह से वो आपकी तैयारी का ही पार्ट है। हम एक सवाल दे रहे हैं, कम से कम एक सवाल तो याद कर ही लीजिए, भले आप पूरी जीवनी ना पढ़िए, कम से कम आपको याद रहे कि उन्होंने क्या काम किया, उनको नोबेल प्राइज। यही पूछ ले कि इनमें से किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज अब तक मिला है, किसको नहीं मिला है, तो कम से कम ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो पहला सही, दूसरा गलत है। सेकेंड आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि जब कॉकरोच की आप बात कर रहे थे तो इसमें दो एडिशनल चैम्बर अलग से बताए गए थे, एक क्रॉप था और एक गिजर्ड। ठीक, ये स्टोरेज के लिए था, ये ग्राइंडिंग के लिए था। इसमें काइटनस टीथ होती थी अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्रॉप स्टोरिंग ऑफ फूड है। हीमोलिम्फ जो है ये कलरलेस होता है प्लाज्मा, और हीमोसाइट्स है। ब्लड वेसल्स जो होती है पुअरली डेवलप होती है, क्यों? क्योंकि ये ओपन टाइप होती है, याद रखिएगा। ये पुअरली डेवलप्ड है क्योंकि ये ओपन टाइप किससे होती है? साइनसेस के माध्यम से। और चूंकि ज़्यादा डिटेल आपके कोर्स में ब्लड वेसल सिस्टम है नहीं, तो आप पढ़ते पेरीविसल, पेरिकार्डियल, पेन्यूरल, साइनसेस। तो साइनसेस क्या? ओपन कैविटीज हैं। ठीक, तो ये गलत है भाई। चैम्बर्स ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट आपका एक है, ठीक, लेकिन 13 चैम्बर हार्ट है, याद रखिएगा। अब एक कमाल की बात देखिए, अगर मैं कहूँ 13 चैम्बर हार्ट है किसमें? आपके कॉकरोच में। और फ्रॉग में कितना? 3, 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल, तो ग्रेटर देन फ्रॉग है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड आंसर। अब देखिए होता क्या है, जो आपका एडिनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट बताए गए थे, एक था मेडुला और एक कार्टेक्स। ठीक, तो मेडुला के हार्मोन को बोला गया कैटिकोलामिन्स बोला गया था। और इसके दो एग्जांपल आपकी किताब में क्या दिए हैं? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, याद रखिएगा। ठीक, अब जो एड्रेनालिन होते हैं इनका काम होता है इमरजेंसी कंडीशन में काम करना। तो जब इमरजेंसी कंडीशन में काम करेंगे तो शरीर में मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमें न्यूट्रिएंट का भी ब्रेकडाउन करना होगा ताकि वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल हो, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, लिपिड का होगा, प्रोटीन का भी कर सकता है जरूरत पड़े तो। अब देखिए जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है इसकी 3 लेयर GFR, ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा। तो कह रहे हैं ये आउटर लेयर किसकी है? कॉर्टेक्स की, ना कि मेडुला की भाई, याद रखिएगा। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर है, गलत है। तो इनकरेक्ट मैच में फोर्थ आंसर। लिखा एट द इकोसिस्टम, ये कहा गया कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी में आप देखिए कि यहाँ मैंग्रोव भी है, डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, कोरल रीफ है, एस्चुरी है, एल्पाइन मीडो, मतलब इतने प्रकार के इकोसिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बनाते हैं। अगर आप इनको स्कैंडिनेवियाई कंट्री नॉर्वे से कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्री
फॉर इंस्टेंस इज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब इतने प्रकार की डाइवर्सिटी इकोसिस्टम भारत में पाए जाते हैं, जबकि इतने प्रकार के इकोसिस्टम आपके नॉर्वे में नहीं पाए जाते, ये बताना चाहते हैं ये सेंटेंस। थर्ड आंसर लिखा हुआ फॉलोइंग नॉट इन केल्विन साइकिल। आपको पता है कि केल्विन साइकिल जो है ये C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों में है। पहली बात, ये बायोसिंथेटिक फेज है, बायोसिंथेटिक ये फेज याद रखिएगा। अब कमाल की बात है, जब IUBP से CO2 जुड़ता है, ठीक है, रुबिस्को के प्रेजेंस में, तो आपके 2 मॉलिक्यूल PGA बनता है। इसी को आगे चल के फिर आप देखेंगे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रिजनरेशन, तो फिर एक ट्राइयोज फॉस्फेट बनता है, ट्राइयोज फॉस्फेट बनता है। इसका मतलब ट्राइयोज फॉस्फेट केल्विन साइकिल में होता है, PGA बनता है और इस्तेमाल होता है। लेकिन OAA जो है ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये आपके C4 साइकिल का होता है। कब होता है सर? जब PEP CO2 से जुड़ता है, किसके प्रेजेंस में? पेप कार्बोक्सिलेज, तब ये OAA बना था, याद रखिएगा। ये मीजोफिल में फिक्स हुआ था। तो ये कहाँ पर है? केल्विन साइकिल का पार्ट नहीं है, दैट इज मतलब इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड आंसर। अब देखिए ग्लूकोसेमाइन का मतलब होता है बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एमिनो ग्रुप ऐड हो जाता है, इसी को बोलते हैं एन स्टाइल गैलेक्टोसेमाइन, ठीक है। और इन्हीं को आप मॉडिफाइड शुगर भी कहें, एमिनो शुगर, दैट इज A4। अब देखा फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट है। आपको मालूम था इसके 3 कंपोनेंट थे, पहला की फास्फोरिक एसिड, दूसरा एक आपका राइबोस शुगर, और उसके बाद नाइट्रोजन बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फास्फोरिक एसिड है ये आपके न्यूक्लियोटाइड में ऐड है। एलानिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जिसमें आपका R ग्रुप क्या होता है? CH3 होता है। सेलुलोज जो है कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एब्सेंट होता है, जिससे ये आपका आयोडीन का टेस्ट नहीं देता, स्टार्च देता है, ठीक। तो D3, तो A4 B फर्स्ट C सेकेंड D3, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो A4 B फर्स्ट C सेकेंड D3। अब लिखा से द इनकरेक्ट मैच। आपको मालूम था कि अगर हम एक बड़े से हैबिटेट की बात करें तो जो मान लीजिए कोई एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज ए है, तो जो ये बच्चे पैदा हो रहे हैं इनसे, इसको बोलेंगे नेटलिटी, ठीक, नेटलिटी, इसी को बोलेंगे बर्थ रेट। अगर कुछ मर रहे हैं तो उनको बोलेंगे मॉर्टेलिटी, ठीक, उसको डेथ रेट बोलेंगे। एक टाइम पीरियड में जो आ रहे हैं उन्हें बोलेंगे ई, और जो जा रहे हैं उनको बोलेंगे ई माइग्रेशन। तो ये क्वेश्चन इसी बात पे है कि जो घटनाएं किसी एक पॉपुलेशन में होती हैं उनके लिए क्या नाम दिए जाते हैं, उनके क्या एक वन वर्ड एब्रीविएशन है या वन वर्ड आप कोड देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक पॉपुलेशन एक स्पीसीज की है, एक दिए गए टाइम पीरियड में जो पैदा हो रहे हैं उनको बोलेंगे बर्थ रेट नेटलिटी, जो मर रहे हैं बोलेंगे मॉर्टिलिटी डेथ रेट, जो आ रहे हैं आई माइग्रेशन, जो जा रहे हैं ई माइग्रेशन। तो अब इसी बात पे क्वेश्चन था, और इसी से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। क्यों? अगर पैदा होने वाले आने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या और जाने वालों की संख्या से ज़्यादा हो गई तो इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो एन पावर डेंसिटी बिल्कुल ठीक है। और डी क्या ई माइग्रेशन? नहीं भाई, मैंने ही बताया कि ई माइग्रेशन को ई से बताते हैं, और ये डेथ रेट है, ये आपका डेथ रेट है, इसी को आप बोलते हो मॉर्टेलिटी, ठीक। और आई माइग्रेशन है और बी नेटलिटी है, इसी को आप बर्थ रेट बोलते हो, दैट इज सेकेंड आंसर। आप देखिए आपको मालूम जितना इस चैप्टर ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इनके वॉल्यूम। कुछ नहीं सर, 1000 से 1100 ml हमें मालूम है ERV है, 1100 से 1200 ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, और 2500 3000 यही होता है इंस्पायर्टी रिजर्व वॉल्यूम। और जब आप इंस्पायर्टी रिजर्व वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम से जोड़ देते हो, ठीक है ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम जो जोड़ते हो तो बोलते हैं इंस्पायर्टी कैपेसिटी बन जाती है, ठीक। तो जब आप इसको आप जोड़ देंगे 25-3500 से बन जाएगा, तो इंस्पायर्टी वॉल्यूम प्लस आपका क्या कैपेसिटी बन जाएगा, चलिए सेकेंड आंसर। लेकिन अब देखिए ये क्वेश्चन आपके हार्मोन्स, जैसे कई सारे हार्मोन होते हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं। अगर मैं ऑक्सीटोसिन की ही बात करूं तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब आप एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन की बात करते हो इसको आप ऐसे शॉर्ट में ADH लिख लेते हो। जब आप थायरो कैल्सी टोन की बात करें इसको TCT लिखे, तो ये क्वेश्चन इसी बात पे कि किसको कम। अब बहुत से आपके किडनी के पार्ट होते हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्रोक्सिमल कन्वर्टिब्यूल, तो ये ठीक है, डिस्टल ये भी ठीक है। अब देखिए ये कहा गया था कि एक एफरेंट आर्टिकल आती है और वोमेंस कैप्सूल में
ये रहा आपका टफ टफ कैपिलरी बन जाती है, चली जाती है फ्रेंड, यहाँ से आपका फिल्ट्रेट जो होता है, ब्लड जो होता है फिल्टर होता है ऐसे से, ठीक। और यहाँ से स्टार्ट हुआ पीसीटी। तो मैं कह रहा हूँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिल्ट्रेशन पर यूनिट टाइम अगर निकालेंगे तो निकलता है रेट, दैट इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसका एक डेटा है 125 ml पर मिनट, तो ये ठीक लिखा है। और एंटी डायबिटिक हार्मोन ये भी ठीक लिखा। तो ये सारे नाम जो मैचिंग के हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, दैट इज फोर्थ आंसर, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इस बात पे है कि क्या आपको वर्ड्स के प्रॉपरली एब्रीविएट फॉर्म पता है कि नहीं, ठीक है। तो एडीएस को एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस से, स्टोर रिलीज होता है पॉजिटिव पिट्यूटरी से, ये दोनों किडनी के पार्ट हैं, ठीक। और जीएफआर आपको पता ही चल गया कि मैं कह रहा हूँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो निकलेगा रेट, दैट इज जीएफआर। तो ABCD ऑल, फोर्थ आंसर। आपको मालूम है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे हैं, ये आपका गैसेस एक्सचेंज है, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि पहली चीज ब्रीदिंग का मतलब है केवल इनहेल ऑफ एयर एंड एक्सपेल ऑफ एयर, मतलब एयर का इनटेक और आउटटेक ब्रीदिंग है। लेकिन इस ऑक्सीजन का जो हमने एक्सचेंज CO2 किया, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन तक, मेटाबॉलिज्म होने तक, रेस्पिरेशन होने तक, मतलब ATP बनने तक जितनी प्रक्रिया होती रहती है ऑक्सीजन CO2 के द्वारा, आपने पढ़ा होगा ETS तक, वो सब के सब रेस्पिरेशन के पार्ट हैं। इसका मतलब ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन बड़ा है, ब्रीदिंग छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स की बात करेंगे तो पहला तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ही आएगा, डी, और डी किसी में है नहीं, तो ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद गैसों का डिफ्यूजन होगा कहाँ पर, लंग्स में, ए। और उसके बाद होगा गैसों का ट्रांसपोर्ट होगा, सी। और फिर टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज होगा, और फिर इसका यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, बिल्कुल सही है। फिर CO2 वहां से निकलती है, DACV, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो ETS तक मामला चलेगा इसका रेस्पिरेशन में। लिखा इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन वन एग्जाम। आपको मालूम था कि सबसे पहले जो न्यूरॉन बना वो ए पोलर बना आपका हाइड्रा में, याद रखिएगा, हाइड्रा में। अब देखिए सपोज दैट ये आपका केवल ऐसे साइटान था, इसमें ना एग्जान था ना एंड्राइड था। अब देखिए मैंने बनाया आपका यहाँ एग्जान बना दिया, और यहाँ पर एक आपका डेंड्राइट बन गया, एग्जान बन गया, और यहाँ पे मैंने कई सारे डेंड्राइट्स बना दिए, और ये आपका एग्जान बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जितने भी आपको ये यूनिपोलर, बाईपोलर और ये मल्टीपोलर, यहाँ तो छोड़ दीजिए, तो ए पोलर है, इसका कोई मतलब नहीं, ए पोलर। अब देखिए ये यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, ये डेंड्राइट से ये एग्जान है। ध्यान से देखिए इन सब में एक ही एग्जान है। तो पूछा कि इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन वन एग्जान प्रेजेंट, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, सब में एक ही एग्जान होगा, याद रखिएगा। इसमें डेंड्राइट नहीं है, इसमें केवल एक डेंड्राइट है, इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं, फोर्थ आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से, एक क्वेश्चन आता है आपके पेनक्रियाज के रेफरेंस में, पेनक्रियाज, उसमें कहा था कि पेनक्रियाज केवल एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, और जब उस क्वेश्चन का रीजन बनाया जाता है तो कहा था कि पेनक्रियाज एंजाइम भी सिक्रीट करती है, एंजाइम हार्मोन भी सिक्रीट करती है। तो वहां पर पेनक्रियाज को केवल एंडोक्राइन ग्लैंड ना बोलने की वजह उसके एक्सोक्राइन होना है। लेकिन यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी के लिए ये है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि आपके ये केवल एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और काम करते हैं। तो आपको पता ही है कि जो आपके टेस्टिस और ओवरी होते हैं, टेस्टिस ओवरी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्स में। अगर मेल की बात करेंगे टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन पैनक्रियाज में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, एंजाइम भी सिक्रीट करती है। ये दोनों सही है, दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फोर्थ आंसर। लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको मालूम है कि जब किडनी फेल हो जाती है तो हम प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो हम हीमोडायलिसिस कराते हैं, ठीक, हीमोडायलिसिस कराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर डायलाइजिंग यूनिट जो कर रही है वो आर्टिफिशियल किडनी ही है। हालांकि ये बुक की लाइन थी, लेकिन फिर भी आपने अंडरस्टूड तो आप समझ सकते थे कि जो डायलाइजिंग यूनिट है वो आपकी किडनी ही होती, जो आपकी फिल्टर करती है। तो आपने डायलिसिस के लिए जिस यूनिट भेजा वो आर्टिफिशियल किडनी ही होगी, दैट इज सेकेंड आंसर। देखिए कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, कुछ नहीं, आपको मालूम था कि प्रोफेज में आपके क्रोमोसोम प्रॉपरली बनना शुरू हो जाते हैं और बन जाते हैं इन तक, और आपका जो डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो होने लगता है। तो अगर मैं कहूं कि लेट प्रोफेज की बात करें हम, लेट प्रोफेज में कंप्लीट हो जाता है डिसइंटीग्रेशन, और यही लेट प्रोफेज के बाद स्टार्ट होगा अर्ली मेटाफेज,
क्या स्टार्ट होगा, अर्ली मेटाफेज। तो हम ये कह सकते हैं कंप्लीट डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर एनवेलप, ये इस बात का इंडिकेशन है कि सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस का, जैसे माइटोसिस का मेटाफेज वो स्टार्ट हो जाता है, बिगिनिंग होती है। अब प्लेन ऑफ अलाइनमेंट कुछ नहीं सर, आपको इतना पता है कि अगर हम ये क्रोमोसोम की बात करें तो ये आपका क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होता है, ये भी ठीक है भाई, ये दोनों सही है, फोर्थ आंसर। तो लिखा है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड मेटाफेजिस रेफर टू मेटाफेजिक प्लेट, सही है, फोर्थ आंसर। आपको वही बताया गया, तो ऑक्सीटोसिन का जो वर्क होता है वो स्मूथ मसल्स पे काम करता है, ये इनके कॉन्ट्रैक्शन पे काम करता है। और आपको मालूम था कि यूट्रस की जो बीच वाली लेयर थी मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल्स की ही बनी होती हैं, और चाइल्ड बर्थ के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल होती है, एमएसएच जो होती है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन होती है जो कि पिगमेंटेशन में काम करती है, ठीक। तो ये तीनों सही है भाई, ऑल। अब देखिए रेसर पाइन, आपको पता था कि जब आप बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें पहली डाइवर्सिटी जो लिखी है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लिखी। अब ये है क्या चीज़, इन्होंने कहा कि अगर हम हिमालय को एक बड़ा माने तो एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, इन अलग अलग जगहों पर जो आपका राउल्फिया वोमेटोरिया है ये ग्रो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही स्पीसीज होने के बावजूद भी अलग अलग उसी हैबिटेट में कई प्लेस पे अलग ग्रो कर रहा है। तो हर जगह इस केमिकल की पोटेंसी, मतलब इसकी इफिशिएंसी, ठीक है, और कंसंट्रेशन में वेरिएशन दिख रहा है। तो हम करें एक ही स्पीसीज है, जीनस सेम है, जेनेटिक सेम है, लेकिन फिर भी वेरिएशन दिख रहा है अलग अलग हैबिटेट में ग्रो करने, क्योंकि आपको पता है कि जीन दो तरीके से एक्सप्रेस होता है, एक तो उसका जीन और दूसरा इनवांटेड एट्रस। हो सकता हो जो न्यूट्रिशन, जो हवा पानी एबायोटिक कंडीशंस को यहाँ मिल रही हो वो यहाँ ना मिल रहा हो, और जो यहाँ मिल रहा हो यहाँ नहीं। तो ये कहा गया कि हिमालय के अलग अलग जगहों पर ग्रो करने के बावजूद भी एक ही स्पीसीज, सेम स्पीसीज का इस केमिकल के पोटेंसी और कंसंट्रेशन में वेरिएशन था, दैट इज राउल्फिया वोमेटोरिया, याद रखिएगा, और इसके रूट से निकाला जाता था। थर्ड आंसर। तो इसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब एक ही स्पीसीज होने के बावजूद डाइवर्सिटी दिख रही है, थर्ड आंसर। लिखा इन प्रोफेज वन, कुछ नहीं, आपको मालूम था कि सबसे पहले आपने मियोसिस को मियोसिस फर्स्ट और फिर उसके बाद सेकेंड में बांटा, फिर मियोसिस वन को आपने प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, फिर उसके बाद एनाफेज और फिर टीलोफेज। अभी प्रोफेज वन को भी आपने 5 नए स्टेप्स में स्टेज में डिवाइड किया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब ध्यान से देखिए, ये इनका सीक्वेंस है होने का, जो घटनाएं इनमें हो रही होंगी वही घटनाएं इनके होने की भी होंगी। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि सबसे लास्ट में किसकी घटना घटती है तो जो डाइकाइनेसिस में घट रही होगी वही सबसे लास्ट में, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ कियास्माटा, फोर्थ आंसर। अब देखिए फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, ये जाइगोटीन में होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में, डिसोल्यूशन कॉम्प्लेक्स ये डिप्लोटीन में, और ये डाइकाइनेसिस। तो ये आपको पहले ये जानना था कि प्रोफेज वन के आपके सीक्वेंस क्या हैं इनके सब स्टेजेस का, तो डाइकाइनेसिस सबसे लास्ट में होता भाई, फोर्थ आंसर। लिखा इन सेल, आपको इतना पता है कि एक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिससे आपका एमआरएनए बाहर बढ़ के आता है। तो ये बाहर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियर पोर के माध्यम से, लेकिन न्यूक्लियस को भी बहुत से केमिकल्स की और आपके प्रोटीन्स की या कुछ और चीज़ों की अवस्था होती है उस साइटोप्लाज्म से बन करके इसके अंदर आती है। इसका न्यूक्लियर पोर जो होता है वाइस वर्सा दोनों तरफ आता जाता रहता है। In a cell, the nuclear pore are the passage through which movement of RNA and proteins molecule takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। बिल्कुल सही है। नॉर्मली आपको पता है कि एक न्यूक्लियस में एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब कैरियोकाइनेसिस प्रॉपरली साइटोकाइनेसिस से आगे ना जाए तो बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, दैट इज टैफिटम, ठीक है। लेकिन वेरिएशन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, फोर्थ आंसर, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियाई पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली आ, जो ठीक है, दोनों सही है। लिखा से द इनका स्टेटमेंट फॉर फ्लैजलर मूवमेंट। अब फ्लैजलर मूवमेंट कुछ नहीं, एक तो जितने भी आपके कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई जीव होगा, उसके मूवमेंट के लिए आवश्यकता, आपको पता है कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक, और यूग्लिना का भी मूव कराता है, आपको पता है। और ये
जो कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में, इसमें वाटर करंट को प्रॉपरली फ्लो कराने के लिए भी होता है। तो कैनाल सिस्टम आपके आर्थ्रोपोडा में नहीं, याद रखिएगा, ये आपके स्पॉन्जेस में है या पोरीफेरा में है, तो ये गलत है। और यूगिना प्रोटोजोन्स पे तो ये होता ही है। ऐसे ही आपकी सीलिया आपने पैरामीशियम में पढ़ा था, ठीक, उसके खुद के मूवमेंट के लिए भी होता है और पानी के फ्लो बनाने के लिए भी होता है सीलिया, ये आपने पढ़ा था सीलिया, ठीक। तो मुझे सेकंड गलत दिख रहा है, ये कैनाल सिस्टम जो है वो आपके स्पॉन्ज पोरीफेरा में है। लिखा पेप्टाइड बॉन्ड, मैंने आपको पिछले भी सेंटेंस में आपके लेक्चर में बताया था आपको कि पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम बात करें, आपको मालूम था कि सपोज एक ग्लूकोज का बॉन्ड है, एक ग्लूकोज है, दूसरे ग्लूकोज से जुड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक, और दूसरा जुड़ेगा तीसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। लेकिन अगर हम अकेले ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं। ऐसे ही एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो से जुड़ेगा कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड से, दूसरा तीसरे से पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा चौथा पेप्टाइड बॉन्ड से। लेकिन अकेले एमिनो एसिड में कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड डाईपेप्टाइड से लेकर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की प्रॉपर्टी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डाईसैकेराइड से लेकर पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टी है। तो ये सब के सब एमिनो एसिड हैं, इनमें कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, दैट इज नन। याद रखिएगा, ये सेंस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से था, इतना आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड दो चीजों को जोड़ता है तो कम से कम डाईपेप्टाइड लिखा होना चाहिए। कोई हार्मोन होता, प्रोटीन होता, ठीक है, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, रोबिस्को है, पेप्केज है, ठीक है, ग्लूटाफोर है, ट्रिप्सिन है, इंसुलिन है, तो भाई ये इस किसी में नहीं होगा, नन, फोर्थ आंसर। तो प्यारे बच्चों, सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी अली सर, सैलेन सर ने बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया है। थैंक यू अली सर, सैलेन सर। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।